से आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। क्रैश कोर्स की हमारी जो 11 क्लासेस होगी ना, आज 12वीं क्लास है बच्चों। यहाँ पे हम कहाँ से शुरू करेंगे? इकोनॉमी तो देखेंगे ही देखेंगे, इसके अलावा हम एक और पोर्शन को कवर करने जा रहे हैं। वो हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है आपका हिंदी कंप्यूटिंग वाला। ठीक है, चेक करना उसमें हिंदी कंप्यूटिंग, जिसके अंदर उसने उसका फॉन्ट, पेज लेआउट और टाइपिंग 3 पोर्शन दिए हैं। जनसंचार हमने कंप्लीट कर लिया, पत्रकारिता हमने कंप्लीट कर लिया। तो जो भी नए छात्र जुड़े हैं इस चैनल पे, ध्यान से सुनना। आजकल क्योंकि नया विज्ञापन आया है जिसका एग्जाम आपका 27 जुलाई को होना है, वो सेम पैटर्न पे। ठीक है, आपको मैंने बहुत सी वीडियोस बताई हैं। अभी लास्ट टाइम पे मैंने बताया था आपको कैसे तैयारी करनी है। इस चैनल की पहली वीडियो पिन की हुई मैंने, वो चेक कर लेना। बाकी क्रैश कोर्स स्टार्टिंग से देखना, ये नहीं कि आज पहली क्लास आप इसको उठा के देख रहे हैं। इस फोल्डर पे जाइए और पहली क्लास से इसको देखना शुरू कीजिए, बहुत आपका फायदा आपको करेगा। ठीक है, देखिए हम लोग बच्चों इससे आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आज आपका इकोनॉमी का नया टॉपिक है, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, लोक वित्त या सार्वजनिक वित्त, जिसको आप पब्लिक फाइनेंस बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम कुछ महत्वपूर्ण चीजें कवर करेंगे, आपको वो सब चीजें देखनी है। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, लोक वित्त या सार्वजनिक वित्त, जिसको आप लोग पब्लिक फाइनेंस बोलते हैं। ठीक, लोक वित्त लिख लीजिए, लोक वित्त या पब्लिक फाइनेंस भी इंग्लिश में, सार्वजनिक वित्त इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लोक वित्त होता क्या है। देखना, बेसिकली बच्चों जो सरकार होती है, यानी सरकारी वित्त ही लोक वित्त होता है। यानी सरकार का जो पैसा है ना, उसी को आप लोक वित्त कहते हैं, क्योंकि वो पब्लिक से ही टैक्स कलेक्ट करके सरकार को पैसा मिलता है। तो लोक वित्त क्या है? बेसिकली सरकारी वित्त को ही लोक वित्त कहते हैं बच्चों, जिसके अंदर आप सरकार की क्या प्राप्तियां, सरकार के क्या खर्च, या इसके अलावा सरकार के क्या घाटे हुए, इसके साथ साथ केंद्र और राज्य के बीच क्या वित्तीय संबंध है, और वित्त आयोग आप लोग देखते हैं। ठीक है, तो लोक वित्त है क्या, अगर कभी आपसे पूछता है तो सरकारी वित्त ही लोक वित्त है। ठीक है, सरकारी वित्त को ही लोक वित्त बोलते हैं, जिसके अंदर आप सरकार की प्राप्तियां क्या क्या देखोगे, सरकार ने कहां से प्राप्तियां की, यानी सरकार को इनकम कहां से हुई, सरकार के खर्चे कहां हुए, इसके अलावा सरकार का घाटा कितना हुआ, यानी जितना उसने कमाया उतना खर्चा गया है, उससे ज्यादा खर्चा हुआ। ठीक है, इसके अलावा केंद्र राज्य संबंध, यानी सेंट्रल स्टेट रिलेशन जिसको बोलते हैं, सेंट्रल स्टेट रिलेशन या केंद्र राज्य संबंध लिख लो, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, और इसके अंदर वित्त आयोग। ये बेसिकली आपके बच्चों इसके अंदर टॉपिक आते हैं। अब क्योंकि इकोनॉमी है और इकोनॉमी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हमें क्या कवर करना है, वनडे एग्जाम जो आपका होना है, इसके लिए आपके जो फैक्ट बनेंगे वही हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब देखना बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, कभी कभी आपसे पूछता है कि इनमें से कौन सी सरकार की प्राप्तियां हैं। पहला आपने ध्यान रखना, सरकारी प्राप्तियां, यानी लिखो सरकारी प्राप्तियां। सरकारी क्वेश्चन क्या पूछेगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सरकारी प्राप्तियां पहला लिखना आप लोग, सरकारी प्राप्तियां। ठीक है, ये क्या होती हैं, किस तरीके से होती है, मैं आपको बताता हूं। देखो बच्चों, इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है बच्चों राजस्व प्राप्तियां, एक होती है पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, इसके अंदर दो चीजें आती हैं, राजस्व प्राप्तियां और दूसरा पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, इसके अंदर राजस्व। अब पेपर में क्वेश्चन क्या पूछता है, इनमें से कौन सा सरकार की एक राजस्व प्राप्ति का हिस्सा है, या इनमें से कौन सी सरकार की एक प्राप्ति का हिस्सा है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, 4 विकल्प देगा। नहीं पढ़े होगे वहीं पे आत्मा परमात्मा के पास चली जाएगी, वहीं बेहोश हो गया होगे, घर आके कहोगे सर ने पढ़ाया तो था यार, कुछ दिमाग में क्लिक तो किया, लेकिन बहुत सही नहीं कर पाया, जल्दबाजी में मैं था, रिवाइज करने का मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैं तो इन दिनों जब सर पढ़ा रहे थे मेरे को IPL देखने से फुर्सत नहीं थी, ड्रीम 11 में टीम बनाने से फुर्सत नहीं थी, तो कहां मैं देखता। तो बाद में एहसास होगा जब 27 जुलाई को पेपर होगा। तो इसमें दो चीजें आती है बच्चों, एक तो सरकार की राजस्व प्राप्ति होती है, एक पूंजीगत प्राप्ति होती है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है कि कौन सी राजस्व प्राप्ति है, कौन सी पूंजीगत प्राप्ति है। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, इसको परिभाषा को आप कैसे इसको समझोगे, इसको रटा नहीं जाता है। सरकार की राजस्व प्राप्ति कौन सी इनकम होती है, आपको यह पता होना चाहिए बच्चों। तो सरकार को प्राप्त होने वाली एक ऐसी इनकम बच्चों, जिसकी उत्पत्ति के लिए किसी सार्वजनिक संपत्ति को बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ती और ना ही किसी से उधार लेना पड़ता है। यानी कोई भी इनकम जो सरकार को मिल रही है, उससे वो किसी सार्वजनिक संपत्ति को नहीं बेचेगी। यानी सार्वजनिक संपत्ति मतलब सरकारी भवन नहीं बेचेगी, सरकारी जमीन नहीं बेचेगी, इसके अलावा कोई सरकार की जो PSUs हैं, चाहे आप रेलवे है, चाहे आप कोई दूसरा सेक्टर है, उसके वहां से वो सरकार उसको बेच के दूसरे को नहीं देगी। यानी ऐसी इनकम जिसकी प्राप्ति के लिए सरकार को किसी भी अपने आप में सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति को नहीं बेचना पड़ता, ना ही उधार लेना पड़ता है। ठीक है, तो राजस्व प्राप्ति होगी। तो लिखो, सरकार को प्राप्त होने वाली ऐसी इनकम जिसके लिए सार्वजनिक
सार्वजनिक संपत्ति नहीं बेचनी पड़ती, नहीं बेचनी पड़ती, प्लस उधार भी नहीं लेना पड़ता। यानी सरकार को प्राप्त होने वाली एक ऐसी इनकम बच्चों जो आपको बिना सार्वजनिक संपत्ति को बेचे हुए प्राप्त होगी, बिना उधार। अब आपने पता लगा किसी मतलब आपने रेलवे को बेच दिया, तो आपने क्या किया, सार्वजनिक संपत्ति बेच दी। आपने कोई और सार्वजनिक यानी पब्लिक सेक्टर के, आपने परिवहन सेक्टर से कुछ बेच दिया, आपने सरकारी सड़कें बेच दी, आपने सरकार की जमीन बेच दी। यानी सरकार एक ऐसी इनकम को प्राप्त नहीं करेगी, मतलब राजस्व इनकम में नहीं गिना जाएगा जिसके लिए वो ये चीजें बेच रही। अब आप कहोगे सर हमें याद कैसे करके समझेगी कैसे? ध्यान रखना बच्चों, राजस्व इनकम क्या होता है, धीरे धीरे हर महीने, हर साल, हर दर बदर आती रहती है। यानी मतलब आप क्या करोगे, एक सीरीज वाइज से उससे पैसा आता रहेगा, एक मुश्त नहीं आएगा। ध्यान रखना, आपने जैसे उधार लिया, उधार तो एक मुश्त पैसा आ गया ना आपके पास, तो कैसी पूंजी होगी और राजस्व प्राप्ति नहीं होगी। आपने कोई सार्वजनिक संपत्ति बेच दी तो एक मुश्त बड़ा अमाउंट आएगा ना, ऐसा तो नहीं कि एक मुश्त बड़ा अमाउंट आएगा फिर अगले दिन और आएगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होता है बच्चों, रेगुलर इनकम होती है राजस्व प्राप्ति में। जैसे आप किसी के किराए पे रह रहे हो, आपने कोई मकान किराए, आपका मकान है, आपने उसमें किराए पे लगाया, तो आपको मंथली क्या दे रहा है बच्चों, किराया दे रहा। तो मंथली दे रहा है, एक रेगुलर इंटरवल पे दे रहा है, एक मुश्त नहीं दे रहा, तो वो कैसे प्राप्ति इनकम होगी, राजस्व इनकम, जो हर महीना आपको किराया मिल रहा है। ठीक है, अगर वो आपने मकान ही बेच दिया अपना, तो आपको एक मुश्त पैसा मिला ना, एक मुश्त पैसा मिला, फिर तो नहीं मिलेगा आपको, तो एक मुश्त मिला, तो वो कैसी इनकम होगी, पूंजी प्राप्ति होगी। ठीक है, पूंजीगत आय। तो राजस्व प्राप्ति के अंदर बच्चों दो चीजें होती है, ध्यान में रखना। राजस्व प्राप्ति दो भागों में बढ़ती है, एक को बोलते हैं कर राजस्व, एक को बोलते हैं गैर कर राजस्व। ठीक है, राजस्व प्राप्ति में देखो ये राजस्व प्राप्ति का है, ठीक है, इस वाले का। एक को बोलते हैं कर राजस्व, टैक्स इनकम, जो आपका पेपर में आता है। एक को गैर कर राजस्व। ठीक है, गैर कर राजस्व के एग्जांपल लिख लो आप लोग। जैसे सरकार ने कोई फीस लिया आपसे, ठीक है, देखो फीस है, कहीं पे फाइन लगाया, कहीं पे कोई लाभांश से कोई सरकार का अपना शेयर, उसमें हर महीने लाभांश से मिल रहा है। ठीक है, देखो जैसे कि सरकार ने कहीं पे फीस ली, ठीक है, फीस ली, कहीं पे फाइन लगाया, कहीं सरकार को लाभांश प्राप्त हो रहा, लाभ का अंश। ठीक है, वो हमेशा मिलते रहता है ना, टुकड़े टुकड़ों में लाभांश। इसके अलावा बच्चों जो सरकार को मतलब राजस्व प्राप्ति होती है, या कहीं से ब्याज मिला, स्पेक्ट्रम की नीलामी की आदि। ठीक है, ब्याज देखो, ब्याज आदि। अब देखो इन सब के एग्जाम्पल देखो, ब्याज मिल रहा है आपको, हर महीने मिलता है ना, सरकार ने किसी को पैसा दिया तो उससे जो ब्याज मिलेगा, मंथली ब्याज मिला, रेगुलर मिलता रहेगा। सरकार ने कोई चीज कहीं पे अपना शेयर लगा रखा, उससे जो लाभ हो रहा है रेगुलर हर इंटरवल पे होता है। सरकार ने कोई फीस लगाई, कोई फाइन, ये गैर कर राजस्व है, लेकिन ओवरऑल राजस्व इनकम है सरकार की। ठीक है, दूसरा होता है बच्चों कर राजस्व, जिसके अंदर प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है, इनमें से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक, अब देखना, अगर आपसे राजस्व आय पूछता है तो आप सीधे सीधे दिमाग लगाना, क्या यार ये सरकार को, उस एग्जाम्पल पे सोचना, क्या ये इनकम सरकार को रेगुलर इंटरवल पे होते रहेगी? क्या सरकार जैसे फीस ले रही है, एक ही दिन तो नहीं लेगी, कहीं पे फाइन लगा रही है, तो सरकार को राजस्व प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो वो सब चीजें क्या है बच्चों, गैर कर राजस्व है, राजस्व का पार्ट। ठीक है, ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये राजस्व इनकम है। इसके अलावा जो जितने भी टैक्स होते हैं वो भी राजस्व एग्जाम्पल है, राजस्व आय के। ठीक है, अब आपको टैक्स के अंदर जितने भी टैक्स लगते हैं, तो आप समझ के चलो, डायरेक्टली टैक्स हो, इनडायरेक्टली टैक्स हो, सरकार के राजस्व आय हो। इसके अलावा सरकार ने फीस लगाई, फाइन लिया, इसके अलावा कोई सरकार को ब्याज मिल रहा, या सरकार को कहीं लाभांश मिल रहा, कहीं पे स्पेक्ट्रम को उसने नीलामी की, स्पेक्ट्रम की नीलामी करती है ना सरकार, हर साल उसको रिन्यू करते रहती है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें क्या है बच्चों, राजस्व आय। तो इसके लिए आपने किसी सार्वजनिक संपत्ति को नहीं बेचा, आपने किसी टैक्स से लगाया, टैक्स जैसे इनकम टैक्स होता है, हर साल सरकार लेती रहती है ना इनकम टैक्स। इसके अलावा जीएसटी है, रेगुलर इंटरवल पे सरकार जीएसटी लेती रहती है ना, इनडायरेक्ट टैक्स, तो वो क्या होगा बच्चों, गैर कर राजस्व। ठीक, अब आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स है वो उसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। आपका यही क्वेश्चन पूछेगा कि डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल कौन से हैं और इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल कौन से हैं। ठीक, पूंजी का जो पूंजी प्राप्तियां होती है वो तो फिर पहले पढ़ाऊंगा, मतलब बाद में पढ़ाऊंगा, पहले ही कर टैक्स इनकम और नॉन टैक्स इनकम देखना। ठीक है, अब देखो, अब आपसे यहां से क्वेश्चन पूछता है प्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल कौन से हैं, अप्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल कौन है। तो आप देखो, राजस्व प्राप्त, सरकार की प्राप्तियां होगी, राजस्व वाली चल रही है। ठीक है, ये सब राजस्व में लिखोगे आप। जैसे प्रत्यक्ष कर लिखो, प्रत्यक्ष कर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन तो पूछनी नहीं है उसने। प्रत्यक्ष कर क्या होता है बच्चों, जिस इंसान पे वो टैक्स लगाया जाता है या जिस पे भी वो टैक्स लगाया जाता है, वो वही इंसान उसको वहन करता है। यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी जिस पे वो टैक्स लगा, सपोज ये बंदा ए है, इस पे सरकार ने टैक्स लगाया और इसी ने इस क्या क्या इस टैक्स का भुगतान किया।
पेमेंट किया, यानी पॉइंट ऑफ इंपैक्ट और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एक ही बंदा होगा, जिस पे टैक्स लग रहा वही उसको भुगतान कर रहा, उसका वो उस टैक्स को आगे की ओर नहीं खिसका पा रहा, तो ऐसा टैक्स क्या होता है बच्चों, प्रत्यक्ष कर। अब आपसे प्रत्यक्ष करके एग्जाम्पल पूछता है, प्रत्यक्ष करके एग्जाम्पल लिखो बच्चों। पहला लिखो आयकर, दूसरा लिखो निगम कर, तीसरा लिखो न्यूनतम वैकल्पिक कर। सबसे पहले आप प्रत्यक्ष कर लिखो आयकर, इसके अलावा निगम कर, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना उस पर जो लगता है निगम कर, ठीक है। इसके अलावा होता है बच्चे अल्टरनेट टैक्स होता है एक, ठीक है। उसके अंदर, इसके अंदर आप लिखोगे निगम करके न्यूनतम वैकल्पिक कर, यानी मैट बोलते हैं इसको, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, ठीक है। लिखो न्यूनतम वैकल्पिक कर, न्यूनतम वैकल्पिक कर। तो जितने भी टैक्स हैं वो किसके एग्जाम्पल हो गए, पहले आप मुझे ये बताओ। वो सब के सब हैं किसके, राजस्व प्राप्ति के, ठीक है। न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स के अलावा होता है बच्चों एक, जो यहाँ पे पहले ये पता होना चाहिए कि होता क्या है, ये छोटी कंपनियों के मुनाफे पे लगता है, ठीक है। इसको लिखो अगर आपको पता नहीं चल रहा, ये तो बड़ी कंपनियों पे लगता है, निगम जो होते हैं। आयकर क्या होता है, जो आपकी इनकम होती है उस पर लगता है। न्यूनतम वैकल्पिक कर लिखो आप लोग, छोटी कंपनियों के मुनाफे पर लगने वाला कर, यह बेसिकली अमेरिका वगैरह में लगता है, तो ठीक है, छोटी कंपनियों के मुनाफे पर, छोटी कंपनियों के मुनाफे पर ये लगता है, ठीक है। और इसके अलावा जो आता है बच्चों इनकम टैक्स, सॉरी प्रत्यक्ष कर के अंदर पूंजीगत लाभ कर लिखो आप, पूंजीगत लाभ कर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, पेपर में आता भी है पूंजीगत लाभ कर। कई लोग क्या कर देंगे ना इसको, वो सोचेंगे यार सरकार की पूंजीगत आय है, तो पूंजीगत आय हम राजस्व में नहीं दिखते हैं। अभी बताता हूं, पूंजीगत लाभ कर, ये जो पूंजीगत लाभ कर है ये सरकार की कैसी इनकम है बच्चों, डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है, ध्यान रखना। ये होता क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स, यानी कैपिटल हुई ना पूंजी, गेन जो हो रहा है उस पर, ठीक है। तो पूंजीगत लाभ कर यानी कैपिटल गेन टैक्स, ये क्या होता है बच्चों, जो संपत्तियों को खरीदने व बेचने की प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाले लाभों पर लगने वाला कर। आपने कोई संपत्ति खरीदी या उस संपत्ति को बेचा, तो उस संपत्ति को खरीदने या बेचने पे उस पे जो लाभ होगा उस पे लगने वाला कर क्या कहलाता है बच्चों, पूंजीगत लाभ कर कहलाता है। तो लिखो संपत्तियों को खरीदने व बेचने पर, संपत्तियों को खरीदने व बेचने पर लगने वाला कर जो होता है वो क्या होता है, अपने आप में पूंजीगत लाभ कर, यानी संपत्तियों को खरीदने व बेचने की प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाले लाभों पर लगने वाला कर, ठीक है। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी, ए आपकी प्रॉपर्टी है, आपने किसी को खरीद दिया, किसी से बेच दी, तो आपको जो मुनाफा होगा उस पे जो टैक्स लगेगा बच्चों उसको बोलते हैं क्या, पूंजीगत लाभ कर, यानी संपत्तियों को खरीदने व बेचने की प्रक्रिया पर उत्पन्न होने वाले लाभ में लगने वाला कर क्या कहलाता है बच्चों, पूंजीगत लाभ कर कहलाता है, ठीक है। जैसे आपने सपोज कोई नॉर्मली एक शेयर खरीदा 100 रुपए का और 200 रुपए बेच दिया, तो कहीं ना कहीं आपकी वो संपत्ति है ना, आपकी प्रॉपर्टी है वो। जैसे शेयर मार्केट में आपने 100 रुपए का एक शेयर खरीदा, ठीक है, और इस 100 रुपए के शेयर को आपने कितने में बेच दिया, 200 रुपए में, तो आपका लाभ कितना हुआ, 100 रुपए का हुआ। इस 100 रुपए पे जो टैक्स लगेगा बच्चों, इस 100 रुपए पे जो टैक्स पड़ेगा इसी को बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। अगला लिखो संपत्ति कर, यानी आपके पास जो संपत्ति है, वेल्थ है, उस पर जो टैक्स लगता है वो भी इनकम टैक्स है, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स। संपत्ति कर यानी प्रत्यक्ष कर है वो, ठीक है। संपत्ति कर भी क्या हो गया बच्चों, प्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल। इसके अलावा भूमि और भवन कर, ठीक है, भूमि पर और जमीन पे, आपकी जमीन पे, आपकी बिल्डिंग पे जो टैक्स लग रहा है, भूमि व भवन कर, ठीक है। भूमि व भवन कर भी आप क्या लिखोगे बच्चों, अपने आप में प्रत्यक्ष कर। इसके अलावा लिखो प्रतिभूति के लेन देन पे कर, जैसे आपने कोई सिक्योरिटी ली, आपने कोई शेयर मार्केट में कहीं पे पैसा लगाया, कहीं पे भी कोई सिक्योरिटी ली, तो सिक्योरिटी ट्रांजिशन टैक्स बोलते हैं इसको बच्चों। जैसे आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा और 100 रुपए का शेयर बेचा, आपने उसको बेचने में भले आपको लाभ हुआ हो, आपको हानि हुई हो, लेकिन आपने क्या किया बच्चों, उसको लाभ या हानि से कोई मतलब नहीं है। आपने 100 रुपए का शेयर बेचा और उस पर जो टैक्स लगेगा, चाहे घाटा हो या मुनाफा हो, वही क्या कहलाता है बच्चों, प्रतिभूति लेन देन कर, यानी सिक्योरिटीज के लेन देन कर, ठीक है। लास्ट लिखो प्रतिभूति लेन देन कर, प्रतिभूति लेन देन कर, ठीक है। सिक्योरिटी ट्रांसमिशन टैक्स बोलते हैं इसको, यानी आपने सिक्योरिटीज ली, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजिशन टैक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। प्रतिभूति लेन देन कर, सिक्योरिटी ट्रांजिशन टैक्स,
ट्रांजिशन होता है ना, वो अपने आप में लेन देन, तो सिक्योरिटी ट्रांजिशन का कर जो होता है बच्चों वो क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष कर। अब ये इसका एग्जांपल लिखो, आपने जैसे ब्रैकेट में लिखो 100 रुपए का शेयर खरीद दिया, 100 रुपए का शेयर बेचा, चाहे लाभ हो या हानि हो, उस पर जो टैक्स लगेगा वो क्या कहलाएगा, प्रतिभूति लेन देन का। तो जितने भी मैंने ये टैक्स पढ़ाए ये आपकी क्या है बच्चों, डायरेक्ट इनकम है सरकार की, यानी प्रत्यक्ष कर की एग्जाम्पल है। और ध्यान देना ये जो प्रत्यक्ष कर है बच्चों सरकार का क्या है, राजस्व इनकम है, ठीक है। तो राजस्व इनकम में क्या क्या आएगा, एक तो गैर कर राजस्व होता है जिसमें फीस, फाइन, अपने आप में ब्याज, लाभांश, और इसके अलावा स्पेक्ट्रम के लेन देन पे जो स्पेक्ट्रम की नीलामी पे लगता है। इसके अलावा कर राजस्व होता है जिसके दो पार्ट है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल बता दिए, आपके पेपर में सिर्फ यही पूछेगा इसके एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। अगला लिखो अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बच्चों जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो जीएसटी लगता है ना, इसमें क्या होता है अप्रत्यक्ष कर में, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और पॉइंट ऑफ इंपैक्ट अलग अलग हो जाता है। यानी जैसे सरकार ने इस ए पे टैक्स लगाया, ए, अब ये क्या करेगा, जो इस पे वस्तु वो होगी वो महंगी करके ये टैक्स जितना लगा वो बी से वसूल कर लेगा। ए क्या करेगा बच्चों, बी से वसूल कर लेगा। तो आखिरकार ये जेब ढीली किसकी हुई, लास्ट में बी की हुई। कहने का मतलब कोई उत्पादक है, सरकार ने उस पर टैक्स लगा दिया उस उत्पादक पे, ठीक है। अब उसके उत्पाद पे टैक्स लगा तो उत्पाद क्या हो गया बच्चों, महंगा हो गया। अब वो उसको, जैसे कोई आदमी है अगर 10 रुपए का कोई प्रोडक्ट क्या कर रहा है, बना रहा है, सरकार ने कहा भाई तू 10% इस पे टैक्स लेगा, तो 10% कितना हुआ इसका, 1 रुपया, तो इस पे 1 रुपया टैक्स लगा तो ये कितने का हो गया, 11 रुपए का हो गया। अब ये इसने जेब से तो चुकता कर दिया, तो ये 10 रुपए का मारकर वो भी कितने का बेच देगा बच्चों, 11 रुपए का बेच दिया, तो इससे उसने टैक्स ले लिया। यानी आपने लगाया इस पे, इसने वो दिया वो लास्ट में, ठीक है। तो जिस पे लगता है वो क्या करता है, टैक्स को शिफ्ट कर देता है। यानी पॉइंट ऑफ इंपैक्ट और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट अलग अलग होता है। खैर ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको खुद जानते हैं, आपने समझने वाली बात है। आपको अप्रत्यक्ष करके एग्जाम्पल पूछेगा। पहला अप्रत्यक्ष कर लिखो, सबसे बड़ा जीएसटी। जीएसटी कब लागू हुआ, कौन सा संविधान संशोधन था, इसको कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से क्या कर देना, कमेंट कर देना कि जीएसटी भारत में कब लागू किया गया और जीएसटी को के लिए कौन से संविधान संशोधन को अस्तित्व में आया था। जीएसटी के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है। इसके अलावा बच्चों ये ध्यान रखना, ये जो टैक्स होते हैं अप्रत्यक्ष कर, उसके और एग्जांपल आपको पता होने चाहिए। इसके मेन एग्जांपल लिखो आप लोग, सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, यानी जो आयात होते हैं बाहर से आप लोग कोई चीज, इसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी, ठीक है। सीमा शुल्क इसके एग्जाम्पल है, इसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी इंग्लिश में। सीमा शुल्क मतलब क्या होता है, जैसे आपने कोई चीज आयात की, दूसरे देश से मंगाया, उस पर जो टैक्स है आयात पर लगने वाला कर, ठीक है। अब बताओ, जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे आपने ये मार्कर विदेश से मंगाया, आपको 10 रुपए का वहां से पड़ा, लेकिन सरकार ने क्या कर दिया, जैसे ही बाउंड्री पे एंट्री करा था इस पे टैक्स लगा दिया 5 रुपए का, तो ये कितने का हो गया, 15 रुपए का। तो अब मार्केट में आप इसको 15 का बेचोगे, 10 का नहीं बेचोगे, ठीक है। तो सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी क्या है बच्चों, अप्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है। इसके अलावा लिखो आप लोग सेवा कर, ठीक है, सॉरी उत्पाद शुल्क लिखो पहले, एक्साइज ड्यूटी, यानी कोई चीज कोई उत्पादन करता है, कोई उत्पादक है, यानी इसको लिखो आप उत्पाद शुल्क। उत्पाद शुल्क, कोई भी प्रोडक्शन करते हो आप, उस पर हमेशा सरकार को टैक्स देना पड़ता है, उसको बोलते हैं बच्चों एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी जो होती है बच्चों उत्पादन के मूल्य पर लगाया जाता है, यानी उत्पाद शुल्क क्या होता है, उत्पादन के मूल्य पे, कोई चीज आप उत्पादन कर रहे हो उसका क्या मूल्य पड़ा, आपने जो कोई चीज उत्पादन हुई उस पर जितना भी मूल्य पड़ेगा उस पर जो टैक्स लगेगा, ठीक है। उत्पादन के मूल्य पर लिखो, उत्पादन के मूल्य पर, अर्थात उत्पादन के मूल्य पर लगने वाला टैक्स क्या है बच्चों, उत्पाद शुल्क है। एक्साइज ड्यूटीज को बोलते, सॉरी एक्साइज ड्यूटीज को बोलते हैं, ये भी अप्रत्यक्ष कर का एग्जांपल है। इसके अलावा बच्चों एक सेवा कर होता है, सर्विस टैक्स है, ठीक है। सेवाओं के उत्पादन पर लगने वाला कर, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह, हालांकि रेस्टोरेंट वगैरह से तो मना कर दिया था गवर्नमेंट ने सेवा कर लेने से, लेकिन आप किसी होटल की सुविधा ले रहे हो, आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह बड़े होटल में जा रहे हो, या आप किसी परिवहन वगैरह में जा रहे हो, तो इन सभी जगह आप किसी शिक्षा को ले रहे हो, आप हॉस्पिटल की सुविधा ले रहे हो, यानी जो भी आप सेवा लोगे उस पे जो टैक्स लगेगा बच्चों, सेवा कर, सर्विस टैक्स जो होता है वो क्या होता है, एक अप्रत्यक्ष कर का एग्जांपल है। इसके अलावा बच्चों एक सेल टैक्स होता है जिसको आप बिक्री कर बोलते हैं, यानी वस्तुओं की बिक्री के मूल्य पर लगता है, ठीक है। सेवा कर, सेल टैक्स लिखो, एक सेल टैक्स, सेल टैक्स, ठीक है। ये क्या हो गया बच्चों, वस्तुओं की बिक्री पर लगने वाला कर, वस्तुओं की बिक्री पर लगने वाला कर क्या होता है, सेल टैक्स होता है, ध्यान में रखना, ठीक है। इसके साथ साथ आपको जो अगला पता होना चाहिए बच्चों, वैट। वैट भी क्या है, एक प्रकार का वैल्यू एडेड टैक्स, जोड़े हुए मूल्य पर टैक्स लगता है, ठीक है। वैट लिखो, वैट वैल्यू एडेड टैक्स। वैट भी क्या है बच्चों,
अप्रत्यक्ष कर यानी जोड़े गए मूल्य पे कोई वस्तु थी 5 रुपए की, वो अलग अलग चरणों से होते हुए उस पर क्या लगता गया बच्चों, टैक्स, मतलब इसके जो है वैल्यू एडिशन किया गया, जितना रुपया वैल्यू ऐड किया गया उस पर जो टैक्स लगता है, ठीक है, जोड़े गए मूल्य पर, ठीक है, आदि। ये है बच्चों अप्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल। अब आपको पता होना चाहिए कि सरकार के जो है बच्चों, एक प्रकार से देखा जाए तो जो सरकार के टैक्स होते हैं उसके अंदर आपकी दो चीजें होती हैं बच्चों, एक प्रकार के, एक होता है कर राजस्व होता है, एक होता है गैर कर राजस्व। तो आप ध्यान रखना हमेशा कर राजस्व के अंदर आपको क्या क्या लेना है और गैर कर राजस्व के अंदर क्या क्या लेना है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए ये सभी सब क्या है बच्चों, एक प्रकार से अपने आप में सरकार की राजस्व आय। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की राजस्व आय का स्रोत है, ठीक है, राजस्व आय के स्रोत हैं, ऑप्शन 1 सभी कर, ध्यान से सुनना, ऑप्शन 1 क्या है, सभी कर, ऑप्शन 2 फीस, ऑप्शन 3 फाइन, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सी सरकार का एक राजस्व आय का स्रोत नहीं है पूछेगा। इन 3 ऑप्शन को तो ऐसे ही रख देगा, एक अलग ही ऑप्शन दे देगा। एक बोलेगा सरकार का विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट, अलग भी बताऊंगा बाद में अलग से। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है बच्चों, सरकार ने जैसे इन्वेस्ट किया होता है कहीं पे, वो सरकार अपना पैसा वापस ले लेती है। जैसे कोई फर्म है, ए है, इस पे सरकार ने सपोज 65% निवेश कर रखा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, और 35% किसी और का, प्राइवेट सेक्टर का भी हो सकता है। सरकार ने कहा कि मैं 65% में से 50% वापस ले रहा हूँ भाई इन्वेस्टमेंट, तो सरकार की पूंजी आय होगी, ठीक है, क्योंकि सरकार ने क्या कर दिया, अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया, तो एक मुश्त उसको पैसा मिला, ठीक है। तो ध्यान रखना, जहां सरकार को एक मुश्त पैसा मिले, चाहे आप उधार लो, किसी से अनुदान आपको मिल रहा, तो एक मुफ्त अगर आपको पैसा मिल रहा है तो आपका क्या होगा बच्चों, पूंजी आय होगी। ये मैं अगली क्लास में आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये था। अब आपका बच्चों हिंदी के लिए टॉपिक लिख लीजिए, उसी के आगे आपका टॉपिक है क्या, हिंदी कंप्यूटिंग, हिंदी कंप्यूटिंग, ठीक है, हिंदी कंप्यूटिंग। ये आपका हिंदी में एक सिलेबस है, अगर आप देखेंगे तो हिंदी कंप्यूटिंग बहुत सही है। तो हिंदी कंप्यूटिंग, इससे पहले कि हिंदी कंप्यूटिंग में आगे बढ़ूं, सबसे पहले आप आज का होमवर्क लिख लीजिए, ठीक है। देखिए जिला सीरीज बच्चों आपको एंड करनी है। अब आप जहां तक आप पहुंचे हैं, क्योंकि एक पैटर्न है मेरे होमवर्क देने का, वो हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे किसी दिन क्लास नहीं आती, क्योंकि हर चीज देखना है बच्चों। अब आप कोई करंट अफेयर्स मत पढ़ा, ये भी संभव नहीं है। तो जो क्लासेस चल रही है बच्चों, उसमें ध्यान रखना, जिस दिन क्लास नहीं आएगी होमवर्क उसी पैटर्न में अगला टॉपिक। तो जिला सीरीज आपकी खत्म हो जानी चाहिए। आपने पता नहीं कितना पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, अब आप जाने। जिला सीरीज खत्म करने के अलावा हिस्ट्री के अंदर आपको क्या करना है, चंद राजवंश से 2 दिनों के अंदर या 3 दिन के अंदर खत्म करना है। कत्यूरिया आपने कर लिया होगा, कुड़िंदा आपने कर लिया होगा, पंवार मैंने बोला था, चंद राजवंश आपका एंड हो जाना चाहिए 2-3 दिन के अंदर, ठीक है। यहां आपका क्या कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो जिला सीरीज वाला पोर्शन। साथ ही साथ जीएस के अंदर आपको मूल अधिकार तक मैंने बताया था, अगर मूल अधिकार नहीं कवर किया है तो जल्द से मूल अधिकार खत्म करके नीति निर्देशक तत्व में आप आ जाना है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार वाला टॉपिक आपका 2 से 3 दिन के अंदर ये एंड हो जाना चाहिए। साथ ही साथ जो हिंदी वाला पोर्शन है बच्चों, हिंदी के अंदर क्या करेंगे आप, पत्र पत्रकारिता को रिवाइज करना, जहां आपका सरकारी पत्र क्या होते हैं, अर्ध सरकारी पत्र क्या होते हैं, जनसंचार को रिवाइज करना, और धीरे धीरे आप क्या करना, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द 1-1, 2-2 देखते रहना साथ में, ठीक है। तो देखिए हिंदी कंप्यूटिंग में, इससे पहले आगे बढ़ो बच्चों, आपको पहले इसके हिंदी कंप्यूटिंग का विकास पढ़ना है। एक क्वेश्चन आएगा तो हिंदी कंप्यूटिंग के विकास से आएगा। आप अपनी कॉपी में एक बार ईयर लिख लीजिए, ठीक है, एक बार आप ईयर लिख लीजिए, मैं उससे आगे लिखाऊंगा। पहला लिखिए 1983, इसके लिए सिर्फ एक लाइन, मतलब उसी लाइन पे आ जाएगा आपका, जिस लाइन पे आप ना इसके लिए ऐसे लिखेंगे तो एक ही लाइन छोड़ना। अगर आपके पास प्लेन कॉपी है तो स्पेस ज्यादा मत छोड़ना, ठीक है, जितना मैं छोड़ूंगा उतना ही लिखना। अगला लिखना आप 1986, यानी उसी के नीचे आपको दूसरा फैक्टर लिखना है इसके बारे में, ठीक है। तीसरा लिखना है बच्चों 1991, इसमें आप थोड़ा सा एक लाइन छोड़ देना 1991। उसके बाद मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या हुआ था, एक विकास क्रम पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लिखो 1995, 1995, इसके लिए 1-2 लाइन छोड़ देना। फिर आप लिखो 1996, 1996, ठीक है। उसके बाद आप लिखो सीधे 2000, पहले इतना देखते हैं, ठीक है। यानी सन 2000 से पहले हिंदी कंप्यूटिंग का मतलब क्या है, सीधे सीधे जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर वगैरह वाली चीजें हैं बच्चों, उसमें हिंदी के प्रोग्राम, चाहे हिंदी के लिए आप हिंदी टाइपिंग कह लीजिए, या आप हिंदी से संबंधित कोई सर्च इंजन कह लीजिए, या इस प्रकार की कोई भी चीज, वो हिंदी कंप्यूटिंग में आएगी, जिसमें आप हिंदी भाषा को भी शामिल करते हुए कंप्यूटर के क्षेत्र में, ठीक है। 1983 में क्या हुआ था बच्चों, जो डॉस है उस पर डॉस हिंदी आधारित कंप्यूटर प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर का विकास आरंभ हुआ था, ठीक है। तो 1983 लिखो, डॉस हिंदी आधारित
डॉस हिंदी आधारित, पूरा लिखना, डॉस हिंदी आधारित कंप्यूटर प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर का विकास आरंभ हुआ था। ठीक है, डॉस हिंदी आधारित, डॉस हिंदी आधारित, डॉस हिंदी आधारित कंप्यूटर प्रौद्योगिकी व सॉफ्टवेयर का विकास आरंभ हुआ था। ठीक है, डॉस हिंदी आधारित कंप्यूटर प्रौद्योगिकी व सॉफ्टवेयर का विकास आरंभ, ठीक है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर, मैंने शॉर्ट लिख दिया, ठीक है, का विकास आरंभ हुआ था, का विकास आरंभ हुआ था। मतलब 1983 का ईयर ऐसा ईयर था बच्चों जहां से कंप्यूटर में हिंदी आधारित चीजें डेवलप होने लगी, यानी हिंदी आधारित कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड जो सॉफ्टवेयर है उसका विकास का ये चरण माना जाता है, यहीं से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 1986 में क्या हुआ था, जो भारतीय भाषाओं के लिए इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड को मानक कीबोर्ड के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक है, लिखो, भारतीय भाषाओं के लिए, पूरा लिखना है इसमें, भारतीय भाषाओं के लिए, पूरा लिखना है। ठीक है, भारतीय भाषाओं के लिए इनस्क्रिप्ट, जिस जिसको इंपोर्टेंट करूंगा वही लिखना है। ठीक है, भारतीय भाषाओं के लिए इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड को, इन स्क्रिप्ट, ठीक है, इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड को मानक कीबोर्ड के रूप में मान्यता, इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड को मानक कीबोर्ड के रूप में क्या दी गई थी, मान्यता दी गई थी। तो एक ही इंपोर्टेंट कर देना है। ठीक है, पहला जो मैं इंपोर्टेंट बताऊंगा वो इंपोर्टेंट रखना, वो ध्यान में रखना ही। ठीक है, 1991 में क्या हुआ था, यूनिकोड का आगमन व 9 भारतीय लिपियों को शामिल किया गया था। ठीक है, लिखो, यूनिकोड के आगमन के बाद, 1991 लिखूं, यूनिकोड के आगमन के बाद 9 भारतीय लिपियों को हिंदी सहित लिखो, हिंदी सहित 9 भारतीय लिपियों को शामिल किया गया था। ठीक है, इसमें हिंदी की लिपि भी थी यानी देवनागरी, 9 भारतीय लिपियों को शामिल कंप्यूटर में। ठीक है, भारतीय लिपियों को शामिल किया गया था, 9 भारतीय लिपियों को शामिल किया गया था यूनिकोड के आगमन के बाद। 1995, ये इतना इंपोर्टेंट नहीं कहने वाला। ठीक है, 1995 में क्या हुआ था, विंडोज के लिए, यानी जो विंडो है बच्चों, विंडोज के लिए सीडेक द्वारा हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाओं हेतु युक्त लीप ऑफिस या श्रीलिपि अक्षर आदि वर्ड प्रोसेस का आगमन हुआ था। 1995 में आप लिखो, विंडोज के लिए सीडेक द्वारा, विंडोज के लिए सीडेक द्वारा, क्योंकि ये बच्चों यहाँ कंप्यूटर नहीं है, ठीक है, हिंदी कंप्यूटिंग है, आपका सिलेबस में टॉपिक दिया है, इसको रटना ही आपका काम हो सकता है। विंडोज हेतु सीडेक द्वारा हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाओं हेतु युक्त लीप ऑफिस, ठीक है, क्या लिखोगे आप, युक्त लीप ऑफिस, इसके अलावा श्रीलिपि और अक्षर आदि वर्ड प्रोसेसरों का आगमन हुआ था। ठीक है, विंडोज के लिए सीडेक द्वारा किया गया था, सीडेक द्वारा लिखो, युक्त लीप ऑफिस, श्रीलिपि, श्रीलिपि, ठीक है, श्रीलिपि क्या लिखोगे आप, युक्त लीप ऑफिस, श्रीलिपि व अक्षर आदि वर्ड प्रोसेसर का आगमन हुआ था। ठीक है, श्रीलिपि व अक्षर आदि वर्ड प्रोसेसर का आगमन हुआ था, 1995। ठीक है, फिर आता है बच्चों 1996 में पीसी डॉस के हिंदी संस्करण का विमोचन किया गया था। ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट कर देना। अगला, पीसी डॉस के जो पर्सनल कंप्यूटर होता है ना, तो पीसी के क्या लिखोगे आप इसमें, 1996 में पीसी डॉस के हिंदी संस्करण का विमोचन, डॉस के हिंदी संस्करण का विमोचन हुआ था। कब हुआ था पीसी डॉस के हिंदी संस्करण का विमोचन, 1996 में। ये इंपोर्टेंट करना। फिर आता है बच्चों 2000 में, इसमें क्या था, सीडेक का हिंदी ऑथेंटिकेटिंग सिस्टम इंडेक्स का विकास। ऐसे आप लिखो सीधे सीडेक का हिंदी इंडेक्स, यानी सीडेक का हिंदी पूरा आप लिखना, सीडेक का हिंदी ऑथरेटिंग सिस्टम, यानी जिसको इंडेक्स बोलते हैं, का विकास हुआ था। ठीक है, लिखो, सीडेक का हिंदी, ठीक है, इसमें पूरा ऐसे लिखना, सीडेक का हिंदी ऑथरेटिंग सिस्टम, जिसको इंडेक्स बोलते हैं, का विकास, ऑथरेटिंग
सिस्टम, क्या बोलते हैं इसको, इंडेक्स का विकास हुआ था, इंडेक्स का विकास हुआ था। ठीक है, इंडेक्स का क्या लिखोगे आप, विकास हुआ। तो ये कहाँ तक की कहानी है, 2000। अगला लिखो बच्चों 2002 2003, इसी के नीचे नीचे लिखते रहना आप। ठीक है, इसमें से 2 ही इंपोर्टेंट बताए अभी तक मैंने। ठीक है, अब लेकिन यार पढ़ना तो पड़ता ही है ना, वो तो पेपर में कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान रखना, वो पेपर में कुछ भी पूछ सकता है। अगला लिखो 2002 2003। 2003 का ईयर तो वैसे भी इंपोर्टेंट है, पहले ये 2 लिख लो। 2002 में क्या हुआ था, लिनक्स, एक आपको पता ही है, कंप्यूटर में पढ़ाऊंगा, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के हिंदी उसकी संस्करण है, उसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, लिखो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के हिंदीकरण की शुरुआत। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे भी अगर ये पूछेगा लिनक्स क्या है तो समझ जाओगे। ठीक है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस लिख दिया मैंने, के हिंदी संस्करण का विकास, हिंदीकरण का विकास लिखो, मतलब यहाँ से हिंदी में शुरू होने लग गए, हिंदीकरण का विकास, ये भी इंपोर्टेंट कर दो। लिनक्स सॉफ्टवेयर में जो हिंदीकरण हुआ, यानी हिंदी में चीजें आने लगी, वो कब से शुरू हुआ, ये आपका हो जाएगा 2002 से। ठीक है, अगला 2003 इंपोर्टेंट है बच्चों। एक तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ, हिंदी विकिपीडिया की शुरुआत हुई। जैसे आप लोग विकिपीडिया देखते हैं ना, पहले वो सिर्फ उसमें आता था इंग्लिश में, अब वो हिंदी में भी आपको दिखता है ना, तो यही है। ठीक है, विकिपीडिया के हिंदी संस्करण की शुरुआत लिखो 2003 में, ये इंपोर्टेंट कर देना। विकिपीडिया के हिंदी संस्करण की शुरुआत, विकिपीडिया के हिंदी संस्करण की शुरुआत हुई। इसके अलावा बच्चों इसमें क्या हुआ, एक और चीजें होती, जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है ना, जिसको टैली करते हैं आप लोग, में हिंदी समर्थन उपलब्ध हुई। लिखो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली करते हैं, कहते हो ना आप लोग कोई चीज, और जैसे एक्सेल वगैरह में, तो लिखो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली में हिंदी समर्थन उपलब्ध हुए, यानी हिंदी को सपोर्ट करने लग गया। मैं हिंदी समर्थन उपलब्ध हुआ था। ठीक है, ये सब कब की घटना है बच्चों, सन 2003 की। ठीक, इसके अलावा 2003 में बच्चों इंटरनेट जो सर्च है वो हिंदी पर उपलब्ध होने लग गया था। ठीक है, आप हिंदी में इंटरनेट सर्च लिखो, इंटरनेट सर्च हिंदी में उपलब्ध, हिंदी पर उपलब्ध होने लग गया था। ठीक है, इंटरनेट सर्च किस पे उपलब्ध होने लग गया था, हिंदी पे। सब 2003 की घटनाएं हैं। इसके अलावा हिंदी ब्लॉगों का पदार्पण और जीमेल द्वारा हिंदी ईमेल की सुविधा दी गई। ठीक है, लिखो हिंदी ब्लॉग बनाते हैं ना, ब्लॉग लिखते हैं वो, तो लिखो हिंदी ब्लॉगों का पदार्पण, हिंदी ब्लॉगों का पदार्पण तथा जीमेल द्वारा हिंदी ईमेल की सुविधा दी गई। ठीक है, जीमेल द्वारा हिंदी मेल की सुविधा दी गई, हिंदी मेल की सुविधा। तो ये 2003 का ईयर इंपोर्टेंट हुआ हिंदी कंप्यूटिंग की दृष्टि से आपके एग्जाम में क्या क्या हुआ था। एक तो विकिपीडिया का हिंदी संस्करण शुरू हुआ, ये लिखा है मैंने। इसके अलावा जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली में हिंदी समर्थन उपलब्ध हुआ, इंटरनेट समर्थन सर्च इंजन उपलब्ध हुआ हिंदी में। ठीक है, हिंदी ब्लॉग लिखने लगे, जीमेल द्वारा हिंदी मेल की शुरुआत की गई। ये सब की घटनाएं कब की हैं बच्चों, सन 2003 की हैं। ठीक है, इसके अलावा जो 2003 में कुछ इंपोर्टेंट घटनाएं घटित हुई थी 2003 के बाद आके, वो आपने लिखना है। तो अगला आपको सीधे लिखना है बच्चों, क्या जो इसके बाद नेक्स्ट ईयर है 2005, ये इंपोर्टेंट कर देना इसको भी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको। 2005 में क्या हुआ था, MS XP ऑपरेटिंग सिस्टम का हिंदी संस्करण उपलब्ध हुआ। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट लिखो माइक्रोसॉफ्ट XP का हिंदी संस्करण उपलब्ध, का हिंदी संस्करण आया था। ठीक है, MS XP का हिंदी संस्करण क्या हुआ था बच्चों, उपलब्ध हुआ था। MS XP का हिंदी संस्करण, यानी माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, विंडोज XP के लिए लीप की शुरुआत की, अर्थात लैंग्वेज इंटरफेस पैक का शुरुआत। तो लिखो इसी के नीचे इसमें लिखो, अर्थात माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज XP के लीप की शुरुआत की। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने लीप की शुरुआत, LIP की शुरुआत की। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पूरा लिखना, माइक्रोसॉफ्ट, ये MS हो गया ना, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने XP के लीप की शुरुआत, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने MS XP के LIP की शुरुआत
की, ठीक है। LIP का फुल फॉर्म लिखो बच्चों, लैंग्वेज इंटरफेस पैक की शुरुआत, ठीक है। लैंग्वेज इंटरफेस पैक की शुरुआत, लैंग्वेज इंटरफेस पैक की शुरुआत की किसने? 2005 में MS XP यानी माइक्रोसॉफ्ट XP के LIP की शुरुआत है, उसका हिंदी संस्करण उपलब्ध हुआ। हिंदी संस्करण मतलब लैंग्वेज इंटरफेस पैक, ठीक है। इसमें हिंदी संस्करण शुरू हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको। अगला लिखो बच्चों जो 2005 है, 2005 के बाद लिखो सीधे 2010, 2010 लिखो, ठीक है। 2010 की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हमारी हैं, 2010 में क्या क्या घटित हुई तो वो आपने लिखना है। एक तो पहले 2008 लिखो, पहले एक लिखो आप 2008, ठीक। विंडोज विस्टा जारी हुआ था जिसमें प्रथम हिंदी समर्थन अंतर्निर्मित था, यानी ऑलरेडी इंस्टॉल था वो हिंदी को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे बाहर से हमने कुछ नहीं करना था, कई चीजें ऑलरेडी इंस्टॉल रहती ना किसी चीज में, वही था इसमें। 2008 में लिखो विंडोज विस्टा जारी हुआ था। इसमें क्या हुआ था मैं आपको बताऊं, विंडोज विस्टा जारी, विंडोज विस्टा जारी का मतलब इसमें क्या हुआ था, इसके अंदर हिंदी जो थी बच्चों, यानी हिंदी समर्थन ऑलरेडी इसमें क्या था, इंस्टॉल था, ठीक है। लिखो हिंदी समर्थन, हिंदी समर्थन, हिंदी समर्थन पहले ही इंस्टॉल था। लिखो इंस्टॉल करते हैं ना, जैसे हमें ऐसा होता है कि इनबिल्ट रहता है उसमें, वही था इसमें, ठीक है। देखो हिंदी समर्थन अंतर्निर्मित था, लिख दो इसमें अंतर्निर्मित था, ठीक है। हिंदी समर्थन इंस्टॉल था लिख दो, अंतर्निर्मित था, जो भी लिखते हो 2008 में। इसके बाद हुआ अच्छा बच्चों 2010 में टच नागरी अर्थात हिंदी कीबोर्ड उपलब्ध होने लगे, और टच स्क्रीन डिवाइस पर आप क्या कर सकते हो, तो टच नागरी, जैसे आप देखा होगा आपकी कोई टच स्क्रीन डिवाइस है उसमें क्या है, आप जैसे हिंदी कीबोर्ड उपलब्ध रहता है उसको बोलते हैं टच नागरी, ठीक है। 2010 में आया था, ठीक है। तो लिखो 2010 में क्या हुआ, टच नागरी, टच नागरी बोलते हैं इसको, ठीक है। 2010 में टच नागरी आया। टच नागरी क्या था बच्चों, हिंदी कीबोर्ड था जो ऑनलाइन मिलता था। इसमें क्या हो गया, जो टच स्क्रीन डिवाइस पर ही उपलब्ध था और इसके लिए हिंदी कीबोर्ड है, ठीक है। तो लिखो टच स्क्रीन डिवाइस पर, टच स्क्रीन डिवाइस पर हिंदी कीबोर्ड, हिंदी कीबोर्ड था, ठीक है। हिंदी कीबोर्ड था टच स्क्रीन डिवाइस पर, टच नागरी ये भी आया था। 2010 में एक मोस्ट इंपोर्टेंट घटना हुई बच्चों, गूगल ने क्या किया, हिंदी को विदेश में और विदेशी को हिंदी में अनुवाद करना शुरू किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो 2010 में गूगल द्वारा हिंदी का विदेशी भाषा में, हिंदी का विदेशी भाषा में तथा विदेशी भाषा का हिंदी भाषा में अनुवाद शुरू हुआ। जिससे आप ट्रांसलेशन कहते हो ना, वो 2010 से गूगल ने शुरू किया था। जैसे आप आजकल ट्रांसलेशन कर लेते हो हिंदी का इंग्लिश में या इंग्लिश का किसी और में, ठीक है। तो ये विदेशी भाषा का हिंदी में, हिंदी का विदेशी भाषा में ट्रांसलेशन की शुरुआत 2010 से हुई, तो इंपोर्टेंट करना। तो इसमें एक 2010 वाला इंपोर्टेंट कर दो, ट्रांसलेशन वाला। टच नागरी तो उतना इंपोर्टेंट नहीं है, ये भी छोड़ दो, लेकिन उसके बाद 2005 का सीधे 2010 वाला ज़्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। 2011 में क्या हुआ बच्चों, हिंदी जो है ट्विटर जारी किया गया। ट्विटर होता है ना, हिंदी ट्विटर 2011 में जारी हुआ, और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा हिंदी शब्दावलियां ऑनलाइन की गई, ठीक है। तो लिखो 2011 की दोनों इंपोर्टेंट घटनाएं 2011 लिखो। एक तो लिखो हिंदी ट्विटर जारी, हिंदी ट्विटर जारी तथा तकनीकी एवं भाषा शब्दावली आयोग द्वारा, तथा वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा, लिखो तथा वैज्ञानिक तथा तकनीकी भाषा शब्दावली आयोग द्वारा, वैज्ञानिक तथा तकनीकी भाषा शब्दावली आयोग द्वारा, पूरा लिखना, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा हिंदी शब्दावलियां ऑनलाइन कर दी गई, ठीक है। हिंदी शब्दावलियां ऑनलाइन कर दी गई, ये इंपोर्टेंट कर देना है, ठीक है। हिंदी शब्दावलियां ऑनलाइन कर दी गई। कब हुई घटना, 2011 की। तो हिंदी ट्विटर शुरू हुआ, और जो वैज्ञानिक व तकनीकी भाषा आयोग है उसने क्या किया बच्चों, हिंदी शब्दावलियों को ऑनलाइन कर दिया, ठीक है। ये 2011 की घटना है। 2012 में क्या हुआ, फायरफॉक्स का मोबाइल ब्राउजर हिंदी में उपलब्ध होने लगा। जैसे आप लोग फायरफॉक्स देखा होगा ना, वो हिंदी में उपलब्ध है। तो लिखो 2012 में फायरफॉक्स का हिंदी वर्जन मोबाइल पर उपलब्ध। फायरफॉक्स का जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर जो ब्राउजर है, फायरफॉक्स का पूरा लिखना, फायरफॉक्स का हिंदी वर्जन
मोबाइल पर उपलब्ध हुआ, ठीक है, 2012 में। और 2015 लिखो बच्चों, गूगल ने क्या किया बच्चों, सॉरी 2014 में गूगल मैप हिंदी में आने लगे। ये इंपोर्टेंट कर देना क्योंकि हिंदी करण ही है इसका हमारा, ये जो बेसिकली हम देख रहे हैं। 2014 लिखो, गूगल मैप हिंदी में। अब जैसे गूगल मैप पहले इंग्लिश में ही आता था, 2014 से क्या हुआ, गूगल मैप हिंदी में लिखो। ये इंपोर्टेंट कर देना, 14 वाला ईयर, ठीक है। गूगल मैप हिंदी में लिखो। दूसरा, हिंदी वॉइस सर्च शुरू हुआ। हिंदी में आप वॉइस सर्च करते हो ना, एक तो गूगल मैप हिंदी में आया, गूगल मैप हिंदी में। इसके अलावा हिंदी वॉइस सर्च, हिंदी वॉइस सर्च यानी हिंदी में आप वॉइस कमांड देके सर्च करते हैं ना, वही। इसके अलावा गूगल में हिंदी का विज्ञापन की शुरुआत लिखो, गूगल हिंदी विज्ञापन की शुरुआत, गूगल हिंदी विज्ञापन की शुरुआत। गूगल हिंदी विज्ञापन की शुरुआत हुई कब से, 2014 से, ठीक है। इसके अलावा लिखो गूगल वॉक्स यानी गूगल स्पीच टू टेक्स्ट, यानी स्पीच दोगे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। लिखो गूगल स्पीच टू टेक्स्ट, ठीक है, गूगल स्पीच टू टेक्स्ट। ये कब से शुरू हुए, 2014 से। तो ये इंपोर्टेंट है बच्चों 14 का। एक तो गूगल मैप शुरू हुआ, गूगल वॉइस सर्च हुआ, गूगल हिंदी विज्ञापन शुरू हुए, गूगल स्पीच टू टेक्स्ट भी सन 2014 में शुरू हुआ था, ठीक है। अंतिम लिखो 2015, गूगल डॉक्स की OCR में हिंदी भाषा शामिल की गई, ठीक है। गूगल डॉक्स की OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर में हिंदी शामिल की गई। लिखो गूगल डॉक्स की, गूगल OCR में लिखो है सीधे, OCR में हिंदी शामिल, हिंदी भाषा शामिल, यानी हिंदी को भी वो रीड करने लगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ना। तो वही होगा इसका मतलब, मैं भी कंफर्म नहीं हूं बट यही होगा, ठीक है। गूगल लिखो इसको, गूगल डॉक्स की OCR में हिंदी भाषा शामिल, गूगल डॉक्स की OCR में, गूगल डॉक्स की OCR में हिंदी भाषा शामिल। ये था आपका क्या, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हिंदी कंप्यूटिंग की विकास यात्रा थी। इसके अलावा हिंदी कंप्यूटिंग में एक क्लास हम कल एंड कर देंगे इसी के साथ शामिल करते हुए। वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी आज क्योंकि विकास क्रम था। इसमें कुछ ईयर याद रखने आपको, स्पेशली 2003 का, 2005 का, 2014 का और एक आध और जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे वही आएगा, ठीक है। बाकी जिला सीरीज जो है बच्चों आप लोग खुद उसको आज रिवाइज कर लेना, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको रिवाइज करा दूंगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।